हेलो दोस्तों, मैं हूं दिलीप सर और आज आप सभी के सामने मैंने खोरठा लोक साहित्य की एक और लोक साहित्य को लेकर आया हूं जिसका शीर्षक है बूढ़ी और ओकर नाती। यह आने वाले झारखंड जेएसएससी सीजीएल के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखें लोक कथा बूढ़ा और ओकर नाती। कहता है कि बूढ़ी एगो गाँव में एगो बूढ़ी रहे हली, मतलब एक गांव में एक बूढ़ी रहती थी। ओकर बेटा पतोहू तो ना है रहलथिन, खाली एगो सोना लाखे नाती रहे। मतलब एक बूढ़ी रहती थी और बूढ़ी का कोई भी बेटा पुतो नहीं था, केवल एक ही नाती था। वो था, नाती का नाम था क्या? नाती का नाम था सोना। सोना लखे नाते रहे हली, मतलब सोना के जैसा एक नाती थी, उसका नाम दिया गया है सोना लखे। मतलब एक नाती था, वो सोना लखे था। नाती की उम्र रहे 6-7 बछर, यानी नाती का जो उम्र था वो कितना सा था? 6-7 बछर था, मतलब 6 साल का लगभग था। वो बूढ़ी रोज बोन से पतय दतीन झुरी काठी और बोन में कंद मूल आंतली और ओकरे में से गुजर बसर करे हली। मतलब वो जो बूढ़ी थी वो डेली अपना परिवार के भरण पोषण के लिए वो क्या करती थी? जंगल जाती थी बूढ़ी और कंदमूल लाती थी और अपने परिवार का भरण पोषण करती थी। एक दिन वो बोन गेली और खूब झूरी काठी जमा कर कोन्हो तरी देली, मुदा अलगावे ना पारली। एक बार क्या हुआ कि वो बूढ़ी थी औरत, वो चली जाती है जंगल और जंगल जाने पर खूब सारा लकड़ी दतन पते बांध लेती है और वो उठाने की बारी आती है तो वो उठा नहीं पाती है, उठाने नहीं सकती है। घड़ी घड़ी कोशिश करतली, मुदा हार गेली। मतलब बार बार कोशिश करती उठाने का बली, लेकिन वो उठा नहीं पाती है। वो डाक दई के कहली, आवा रे जीव जंतु। अब देखिए, बोल रहा है कि वो बूढ़ी औरत है, वो जंगल के जीव जंतु को डाकती है और कहती है क्या कि आवा रे जीव जंतु तनी मदद कर। मतलब आवा रे जीव जंतु, जंगल के जो भी जीव जंतु है वो मेरे पास आओ, कठिया अलगाई दारे और हमारी लकड़ी को क्या करो, उठा दो। बूढ़ी के डाक सुन के एगो बाघ है। अब जब बूढ़ी जब जंगल के जीव जंतु को वो आवाज देती है तो कौन आता है? एक बाघ आ जाता है। किसके पास आ जाता है? बूढ़ी के पास। और आ धमक के कहले, क्या कहती है, क्या कहता है बाघ? देखिए, कहता है, ए बूढ़ी, हमें तोरा कठिया अलगाई देबो तो हमरा की देबे? मतलब यदि हम तेरा लकड़ी को उठा देंगे, ये बोझा को, तो तुम हमें क्या दोगे? बूढ़ी हाथ जोड़ के कह लिया। बूढ़ी तो अचानक डर गई और कि अब हम क्या करें? तो बूढ़ी हाथ जोड़ के कह ली, ए बाघ भाई, हम गरीब दुखी हैं। मतलब ए बाघ, हम क्या है? गरीब दुखी हैं, से की दिए पारबो, मतलब हम तुमको क्या दे पाएंगे? बाघ फिर कहले, अच्छा तोर घर कौन कौन हथुन? ठीक है। फिर बाघ कहता है कि ठीक है, तुम नहीं दे पाओगे, तुम गरीब हो, तो तुम्हारे घर में कौन कौन है, बताओ हमको। तब बूढ़ी कहती है, बूढ़ी बताओ जे हमार बेटा बेटी कोई ना है, खाली एगो नाती है। तो बूढ़ी बोलती है कि मेरे घर में कोई भी बेटा बेटी नहीं है, एक मात्र है, वो नाती है। तखन बाघ कहले, अच्छा ठीक, नतिये के देबे तो अलगाई देबो। अब लो, बाघ शर्त रख दिया, ठीक है तुम्हारे घर में कोई भी नहीं है, लेकिन एक तो सोना लखे तो तेरा नाती है ही, तो तुम क्या करना कि वो नाती को हमको दे दो, हम तुम्हारा ये बोझा जो है अलगा देंगे। बूढ़ी बाघ के फरमाइश सुन के सकपकाए गले और कहली, अरे अचानक तो बूढ़ी सोची कि अब हम करे सो करे क्या। तो बूढ़ी इस बात को सुनी कि सकपका गई कि हम क्या करें। नाय बाघ, हमरा के एके गो सोना लखे नाती है, तोरा ई देबै तो हम की करब? यह बात जब बाघ तब बूढ़ी औरत बाघ को कहती है कि नाय बाघ, से हमारे एके गो सोना लखे नाती है और हम उसको तुमको हम दे देंगे, तो हम क्या करेंगे? तोर दे देबै तो हमें की करब? बाघ फिन कहले, नाय तोरा नतियो दिए भेतो और नाय देबे तो तोर खाइबो। अब लो, यदि और ये बूढ़ी औरत जो है इनकार कर देती है अपना नाती को देने से, तो बाघ कहता है कि यदि तुम अपना नाती को हमें नहीं दोगी तो हम तुम्ही को खा जाएंगे।
किसको खा जाएंगे? हम तुम्ही को खा जाएंगे। हमरा बड़ी जोर से भूख लागल हो, मतलब हमको बहुत जोर से भूख लगा हुआ है। आइए देखिए आगे क्या कहता है। बूढ़ी तो फेरा में फंस गई। अब बूढ़ी एकदम सकपका गई, अब करे सो क्या करे। अब बोझा लेके उठा के जा नहीं सकती है, बाघ उसके सामने खड़ा है ना, और वो नाती को देने से इनकार करती है। तो बूढ़ी कुछ सोचती है, क्या करती है देखिए। ने हाँ कहे पारी ने ना कहे पारी, ऊ सोचली एखन हाँ कही देबही फिर मटिया देबे। अब बूढ़ी सोचती है, तेज दिमाग लगाती है कि क्यों ना हम अभी हाँ बोल देंगे, उसके बाद नहीं आएंगे। बूढ़ी बाघ भूल जाएगा, उसके बाद फिर बात खत्म हो जाएगा। आगे देखिए। दर्शन देबे नाय करबे, कुछ दिन बाघ भुलाए जाए तब बोन आवब। मतलब हमको अभी बाघ को हम हाँ कह देते हैं कि नाती को देंगे, और घर जाने के बाद हम छिप जाएंगे और 2-4 दिन 10 दिन जंगल ही नहीं आएंगे, तो बाघ ये बात भूल जाएगा। ये सोच के बाघ को वो क्या कह देता है? हाँ कह देता है। देखिए यह सोच ऊ बाघ के हाँ कही देली, यही सोच के वो बाघ को हाँ कह देती है। बाघ काठी अलगाई देले और कहले हमें कैसे विश्वास करियो तो ही नाती देबे। मतलब बाघ कहता है तुम तो हाँ बोल रही हो, लेकिन हम कैसे विश्वास करें कि तुम अपना बाघ नाती को हमको दोगे। बूढ़ी कहले विश्वास तो करे भे, तो मतलब विश्वास तुमको करना होगा। जखन सब सुइत जेतो हमें अपन नातिक तेल उल लगाए खाटी सुताई देबो, हुए दिया जलाई देबो, लय के हमहू रहबो तो आय जी हो। अब तुमको तो विश्वास करना होगा बाघ जी। सो यदि हम शाम को क्या होगा कि हम खाटी बाहर डाल देंगे, हम अपना नाती को तेल वगैरह लगा के वहाँ सुता देंगे, और वहाँ क्या जला देंगे, एक जलता हुआ दिया जला देंगे, और हम भी वहाँ रहेंगे। तुम आना, उसको लेके चल जाना, खा लेना चुपचाप, हम कुछ नहीं बोलेंगे। यही बूढ़ी बोलती है। बूढ़ी घर चल गेली। अब ये बात हुआ दोनों के बीच में समझौता, तो बाघ है वो बोझा अलगा देता है और बूढ़ी घर चली जाती है। अब आगे। बूढ़ी घर चल गेली और खाए पी के चुपचाप घर भीतर सुइत गेली। अब देखिए यहाँ क्या होता है कि बूढ़ी अब घर चली जाती है, और घर जाके क्या करती है, घर जाके बाघ है बूढ़ी औरत एकदम चुपचाप लगा देती है। बाघ आइल आस पहर देखल। अब क्या हुआ कि बाघ का आने का समय हो गया। जब भिनसोरिया होवे लागल तो गोसाई के बोन घुर गेली। अब रात हुआ तो क्या हुआ कि बूढ़ी औरत है वो बाघ आया तो जरूर था, लेकिन बूढ़ी औरत ना तो अपना नाती को बाहर करता है, खाटी में से सुताता है, तेल पानी देता है वहाँ, ना तो दिया जलाई रहती है। मतलब कुछ भी काम नहीं किए रहती है वो बूढ़ी औरत। अब बाघ आस लगा के वो तो गांव में आता है और देखता है कि गांव में कोई नाती नहीं देखता है नाती को, ना तो खटिया को, तो वो एकदम गुस्सा हो जाता है। और यही पूरे रात बीत जाता है, और जब सुबह होने लगता है तो गांव वालों के डर आने का समय हो जाता है। इसलिए बाघ है वो घुसा के जंगल फिर चला जाता है लौट के। अब आगे। हफ्ता 2 हफ्ता बाद बूढ़ी सोचेली जे आप बाघ भुलाए गेल होता है। कब? हफ्ता 2 हफ्ता यानी 7 से 14 दिन के बाद बीत जाता है, 14-15 दिन। तो बूढ़ी औरत को लगता है कि बाघ ये बात को भूल गई होगी। यही सोच के फिर से वो जंगल जाएगी। वो फिर बोन गेली, और यही सोच के वो बूढ़ी औरत फिर से जंगल चली गई। बाघ ताक लगाए हली, और बाघ जो था एकदम ताक लगा के था कि अब तो बूढ़ी आए जाएगी। वो कुदले बूढ़ी जगुन आई धमकला और कहला। अब देखे जैसे ही बूढ़ी गई जंगल, वैसे ही बाघ वहां पर आ धमका और बोला क्या बोला बाघ? वाह बूढ़ी तो हमरा बेश धोखा देले। मतलब वाह बूढ़ी, उस दिन तो तुम हमको पूरी तरह से हमको ठग दी। अब हमें तोरा नहीं छोड़बो, आज तो तोरा खाइबे करबो। अब बाघ एकदम ठान लिया कि आज हम तुमको छोड़ेंगे ही नहीं, इस बार तो तुमको पक्का हम खा ही लेंगे। बूढ़ी हाथ गोड़ पकड़े लगली और कहे लगली हमें तोरा धोखा नहीं देतलिया बाघ,
थकल हारल हलो से कखने निंदाई गेलो हमहू नाई जानो पारले। अब लो बूढ़ी वो है बहुत चतुर है। बूढ़ी बाघ को क्या बोल रही है कि बाघ हम तुमको नहीं ठगे थे। उस दिन क्या हुआ था कि हम गए तो थे लेकिन इतना थक गए थे बोझ लेके जंगल से चलते चलते कि हम थक गए थे और हम कब नींद लग गया हमको पता ही नहीं चला और तुम रात में आए और लौट के चले गए। हमको इसमें कोई गलती नहीं। बूढ़ी औरत ने यह बात बोला। तो अब आगे क्या हुआ, तो आज आई हो बाघ। अब बूढ़ी औरत कहती है कि ऐसा करना कि उस दिन नहीं आए तो तुम आज आ जाना। आज हम जरूर अपना नाती को रखे रहेंगे। हमें अपन नाती के तेल लगाए सुताए देले रहबो। बाघ मान गेला। अब इस बार बाघ है वो मान जाता है। चलो एक बार हो सकता है कि सच में बूढ़ी औरत है और थक गई होगी और नींद लग गया होगा। यही बात सोच के बाघ है वो बूढ़ी औरत का कहना मान जाता है। आगे कहले ठीक हाउ अबरी अबरी धाव छोड़ दे हियो। अबरी धोखा देले तो जहीं पैबो हुए खाई जेबो। मतलब अबरी बार यदि तुम धोखा दोगे और ऐसा नहीं नाती को रखोगे तो जहां तुमको देखेंगे ना वहीं हम तुमको क्या करेंगे कि खा जाएंगे। इतना कही बाघ फैर काठी लगाई दे है और बूढ़ी के छोड़ दे है। अब इस बार क्या होता है कि वो डर गई थी बूढ़ी और इस बार वो अपना नाती को तेल लगा के बाहर खटिया पर सुता देता है और दिया जला देता है। अब क्या हुआ आगे, फिर रात होगा, बूढ़ा बाघ आएगा नाती को ले चल जाएगा। देखो बूढ़ी बाघ आइल बूढ़ी घर आइली और खूब सोचे लगले कि की करो। अब बूढ़ी औरत घर तो आ गई और बहुत सोचने लगी कि क्या करे। अब नाती को बाहर सुताए कि ना सुताए इसकी विसमंजस में पड़ गई। ना देबई तो हमरा खाई तक और कोई उपाय ना सूझे है। तब उ नाती के तेल उल मखाए के खटिया में सुताई दिले और वादा के मुताबिक दिया जलाए लय के हुए बैस गए। अब जैसा बोली थी वैसा बूढ़ी औरत कर दी। खटिया बाहर निकाल दी और तेल मालिश अपना नाती को लगा दी और दिया सामने जला के वहीं नीचे बैठ गई। बाघ आयल और चेंगा के खटिए संग उठाए बोन भागल। अब आया बाघ, रात हुआ तो बाघ एकदम चलता हुआ आया और बाघ को मुंह से नहीं पकड़ा। वो क्या किया कि खटिए के बल खटिए को उठा के बाघ है वो चल दिया जंगल की ओर। भागते भागते खूब गाजर बोन घुस गए। अब दौड़ते दौड़ते बाघ है वो एकदम गाजर बोन यानी घना जंगल में चला जाता है। अब एगो बोर गाछे के जेर भूई से सटल रहे। अब जब वो जंगल की ओर जा रहा था उसी समय एक वट वृक्ष था, बर का पेड़ था, है ना। उसी पेड़ जो जमीन तक लटक रहा था, पेड़ का है ना जड़, तो बाघ है उसके नीचे से गुजरा, बर के पेड़ के नीचे से। तो नाती जो था वो क्या किया कि जो जड़ था बर का उसको पकड़ के टंगा गया और बाघ है वो खटिया के खाली लेके आगे चलते रह गया। आगे देखिए, बाघ घार गाछे के नीचू के दय गुजरल जाहले, चेंगा जैर के पकड़ के टंगाई गेले। बाघ के पतो नहीं चले कि उ छुछे खाटी ले जाए चलल जा है। अब देखिए मतलब बाघ तो जा रहा है, खटिया भी ले जा रहा है, मतलब लेकिन उसके ऊपर जो है बच्चा नहीं है। बच्चा बहुत ही चतुर था, वो टंगा के कहाँ रह गया, बर के पेड़ के ऊपर में लटक गया। आगे देखिए, चेंगा बिहान से सांझ ओहे बोर गाछे बिताई दिले। अब चेंगा जो था अकेले जंगल में है, बाघ तो चला गया उसको छोड़ के। अब बाघ का क्या हुआ कुछ कहानी में अभी पता नहीं है और वो चला जाता है। चेंगा बिहान से सांझ तक, सुबह से लेके शाम तक उसी पेड़ के ऊपर रहता है। सूरज डूबे लागल तो बोन भैंस आवे लागल। ओहे बोर गाछे के तर जेठिन ओखनी के बांस रहे। अब देखिए जब रात हो जाता है, शाम ढलने लगता है, सूरज ढल जाता है, तो इत्तेफाक की बात है कि उसी बर के पेड़ के नीचे कौन रहता था, बोन के भैंस लोग रहता था और वहीं भैंस के लोगों का अड्डा था, वहाँ घर था, है ना। बोन के भैंस का अड्डा था उसी पेड़ के नीचे। बोरे गाछ तर जेखिन वो बच्चा टंगाया हुआ था। भैंस के देख के
चेंगा आर सपट गेल। अब भैंस को जब देखता है शाम के समय, रात के समय, तो बच्चा और डर जाता है, शक पका के और डाली को जोरों से पकड़ लेता है। भैंस बैठल आर पागुर मारे लागल तो सुनाई पड़ल ककरो सिसके के आवाज। अब जब सब भैंस वहीं बर के पेड़ के नीचे बैठ के, अब एकदम बैठ के चुगाली कर रहा है, तो उसी समय बच्चा सुसकने लगता है। उसका आवाज है वो भैंस लोग सुन लेता है। वो सब मुड़ उठाई ऊपर ताके हत तो देखे है कि मानुष के चेंगा कांदे लागल है। और जब सुसकने का आवाज सुनता है भैंस, तो भैंस है वो ऊपर मुंडी उठाता है तो देखता है कि ऊपर में एक भैंस, एक मनुष्य का बच्चा है जो रो रहा है। उ सब चेंगा के हेठे उतारे कहोहत, मुदा चेंगा डरे उतरे ना। और भैंस जो देखे, ऐसी लोग कथा है ना कि यहाँ जीव जंतु सब कुछ बोलते हैं, है ना। तो जो भैंस है वो बच्चा को उतरने के लिए कहता है, लेकिन बच्चा डरा हुआ था और वो उतरने का नाम नहीं लिया। वो सब फिन कहलाए, हेठे उतर बाबू। डेरा है मतलब है नीचे उतरो, तुम नहीं डरो, है ना। हामिन कोन्हो नाई करबो, हम तुमको कुछ भी नहीं करेंगे। हमनी के पीठिया बड़ी कड़ुआ है, से खाली ओतने करियो जखन हामिन दह तह में बैठबो तखन पीठिया के रगड़ दिहें। आर भूख लागतो तो पैत के दोना में बनाए के हमनी के दूध दूह के पी ली है। अब देखिए भैंस भी देखिए क्या बोल रहा है। भैंस बोल रहा है कि तुम नहीं डरो, है ना, मनुष्य के बच्चा को, सो तुम हम लोग के साथ रहो। और एक काम तुम करना केवल कि हम लोग जब दाह में बैठेंगे, मतलब तालाब या पोखर या गड्ढा वगैरह में भैंस लोग को गर्मी लगता है, उस समय यदि वो बैठ जाते हैं तो हम लोग के पीठ पर बैठ के हम लोग का पीठ को क्या करना, रगड़ना। पीठ को क्या करना, रगड़ना। और रगड़ने पर हम लोग का मैल साफ हो जाएगा और जब तुमको हम लोग का शरीर भी साफ हो जाएगा। और यदि तुमको भूख लग गया तो तुम क्या करना कि जंगल का ये जो पत्ता है, सखुआ का पत्ता वगैरह को तुम तोड़ के दोना बना के हम लोग को दूह के पी लेना। चेंगा आप विश्वास भय गेले कि भैंस सब कोना नाई करता। अब बच्चा एकदम थोड़ा सा ढाढ़स हो गया कि अब भैंस है वो उन लोगों के साथ कुछ नहीं करेगा। वह बच्चा है वो हेठे नाभल और भैंस के दूध पी पी के ओखनी के साथ रहे लगल। अब देखिए कि बच्चा है वो जंगल में ही उतरता है बर के पेड़ से नीचे और भैंस के साथ रहने लगता है और उसी के साथ उनका जीवन बीतने लगता है। समय बीतते गेल, चेंगा के रोवा पाँख झारे लागल। भैंस के दूध पी पी के चेंगा एकदम लाल भय गेल। जो बच्चा था वो कैसा हो गया, पूरा लाल हो जाता है ना, भैंस के जैसा एकदम मोटा गोरा चिट्टा। देही भिसिंड लोहा तरी सकत भय गेला, एकदम मजबूत शरीर वाला हो गया। चुईल सोना लखे चमके लगल। देखिए चुईल मतलब होता है बाल। बाल है वो बच्चा का वो सोना जैसा चमकने लगा, भूरा जैसा एकदम चमचमा के। गते गत उ जुवान भय गेला कर, वो बच्चा वहीं रहते रहते क्या हो गया, एक जवान मनुष्य बालक लड़का बन गया। एक दिन उ नदी नहाहल से ओकरा एगो चुईल टूट गेले। अब एक दिन क्या हुआ कि वही बालक जो जंगल में था, जिसको भैंस ने पाला पोसा था, उसका एक बार वो नदी में डूब के नहा रहा था। उसी समय चुईल मतलब बाल उसके टूट के बह जाता है। अब वो चुईल के पतई के बीरी में रख के, अब वो टूटा हुआ जो बाल है उसको वो चुईल के पतई के बीरी में रख देता है और उसको रख के नदी में बहा देता है। बीरी बोहते बोहते नदी के दोसर धारे चल गया और वही पत्ता जो बहता हुआ दूसरी किनारे पर चला जाता है। और उसी नदी में देखिए इत्तेफाक की बात है कि यहाँ से नदी निकली। अब यहाँ कौन नहा रहा है, यहाँ मनुष्य का बच्चा नहा रहा है और यहाँ पे राजा की बेटी है। अब यहाँ पे चुईल बह रहा है, ऐसे उड़ते उड़ते आया। अब यहाँ राजा की बेटी ने उस चुईल को उठा के देखा तो ये जो राजा के बेटी है, ये गोरखिया जो बालक था भैंस वाला, वो लड़का का चुईल को ये देखता है तो एकदम मगध हो जाती है। अब वो करे सो क्या करे,
मंत्र मुग्ध कि अरे ये किसका चुईल है इतना चमकता हुआ, है ना। और वो मन में कुछ विचार कर लेती है। आइए देखें क्या विचार होता है। कहता है वो कि बीरी के खुलल तो राजा के बेटी चुईल के देख के मोहित भय जा है। चुईल सोना लखे खूब चमचमा है। इतने सुंदर चुईल केकर है, मतलब इतना सुंदर जो बाल है वो किसका है। इतने सुंदर चुईल है तो लड़का कते सुंदर हवा, तो मतलब इतना सुंदर जो चुईल है, बाल है, वो यदि इतना उसका बाल चमक रहा है सोना के जैसा, तो लड़का कितना सुंदर होगा। यह बात सोचने लगी वो राजकुमारी। ऊ केस लैके अपन बाप जगुन गेली और केस दिखाए के कहली। अब देखिए वो बालिका थी, लड़की थी, राजकुमारी थी, वो उस बाल को, चुईल को लेके अपने राजा यानी पिताजी के पास, जो उनके पापा थे, बाप थे, उसके पास चली जाती है और कहती है, बाप ई केस जकर हतय हमें ओकर से ब्याह करवाई लीजिए। अब ये बाल जिसका होगा हम उसी से विवाह करेंगे। वो राजकुमारी ठान ली। राजा केस देख के मोहित भाई जा है। अब लीजिए वो भी मोहित हो जाती है। कौन? राजा भी उस चुईल को यानी बाल को देख के मोहित हो जाती है। ओकरो बेटी के बियाह के चिंता रहे और ऊ कतना जगह अपन ठाकुर के लड़का तब से भेजो कर ले है। अब देखिए बाप तो बाप होता है, बाप का एक बेटी है तो बेटी का चिंता पिताजी को हमेशा रहता है शादी करने का, है ना। तो राजा था तो वो भी कई जगह पे अपने बेटी के विवाह के लिए वर ढूंढ रहा था। अब इसी दरमियान ये घटना घटित होती है तो राजा को भी लगता है चलो सब ठीक ही है। यही सोच के राजा कुछ निर्णय लेता है। आइए देखें। पिता रहे ऊ कतना जगह ठाकुर के लड़का तब से भेजो कर ले हले। ऊ गोटे राज में ढिढोरा पिटवाई देला कि केस केकर लड़का के है ओकरा खोज के निकाल। मतलब वो राजा जो है वो पूरा गांव में ढिंढोरा ढांक पिटा देता है कि यह जो चूल है, ये बाल है, जिस भी लड़का का हो उसे ढूंढ के राजा के सम्मुख यानी हमारे सम्मुख राज दरबार में आए, हम उसको देखेंगे, उससे हम अपना बेटी का क्या करेंगे, शादी कर देंगे। हमें वो लड़का संगापन बेटी के ब्याह देवे और आधा राइजो दे देवे। अब देखिए एक तो शादी भी कर देंगे और हम उसका क्या कर देंगे, अपना आधा राज्य भी दे देंगे। देखिए अजीब बात है। राजा आदमी के चारों बाटे पसर गया। अब राजा का जो आदमी लोग था चारों तरफ फैल जाता है, जगह जगह जंगल, नाला, गांव, टोला, एक गांव से दूसरे गांव पूरा राजा का आदमी फैल गया। किस लिए फैल गया? तो उस गोरखिया जो था भैंस के साथ जो रहता था बालक, उसको ढूंढने के लिए कि ये चुईल किसका है, उसको राजा के सम्मुख करना है। सबको इनाम भी चाहिए बालक लोग को जो ढूंढ रहा है। अब बालक तो पता है नहीं कहाँ है। कुछ गांव गांव, कुछ बोने बोने झाड़, खोजते खोजते राजा का आदमी 100 बोन गाछ तर पहुँचले। अब खोजते खोजते कुछ आदमी जो था उस जंगल के उसी पेड़ के पास पहुंच जाता है जहां वो लड़का रहे हली, मतलब जहां वह बालक रहता था। अब लड़का के ऊ सब देख लेहत और लड़का को भी देख लेता है कि एकदम चमचमा रहा है, सोना लखे बाल, है ना, राजा का आदमी लोग। फिर लड़का के सब बात बताए देहथिन और राजा के जो आदमी थे सब लड़का को ये सारी बातें बता देता है कि तुम्हारा बाल है। वो राजकुमारी लेके अपने राजा के यहाँ अपने पिताजी को दिखाई तो मुग्ध हो गई। सो उस राजा साहब हमें क्या बोले हैं कि निर्णय लिए हैं कि जिसका भी ये बाल है उसको लाया जाए यहाँ पकड़ के, हम उसका अपना बेटी के साथ विवाह करेंगे और विवाह करने के बाद हम क्या करेंगे कि हम अपना आधा राज्य भी दे देंगे। लड़का कहलाई, देख भाई हमारा भैंस सब पोसले है। अब देखिए लड़का भी देखिए कितना ईमानदारी है। लड़का अभी रहता तो चल देता है ना, लेकिन लड़का तो जो था वो क्या कहता है, उसका माता पिता कौन है इसमें, तो माता पिता जो है ना लड़का का वो भैंस ही है यहाँ। क्योंकि एक दादी थी, वो तो दादी को इसको पता नहीं है, गांव में थी, कहाँ है, जिंदा है कि मर गई है, वो बालक को कुछ पता नहीं है। पता नहीं उस बालक को याद भी है कि नहीं याद है, लेकिन वो बोलता है लड़का कि हमको इस जंगल के ये जो भैंस सब है यही हमको पाले पोसले, यानी माता पिता के तुल्य है, माता पिता के बराबर है। यदि हमारे ये भैंस यदि हमको इजाज़त दे देंगे तो हम जरूर जाएंगे और विवाह यानी शादी भी कर लेंगे। आगे देखिए, यदि वो सब इजाज़त देता तो हम ब्याह कर दे लेबै, से सबसे हमरा राय लिए दा
तबे हम कोन्हो कहबो, है ना। और ये बात सब लोगों को बताता है कि जब तक भैंस लोग आते हैं तब तक आप लोग इंतजार करें, है ना। आगे देखिए, आदमी राजा के आदमी भैंस के राय सुने खातिर हुए बैठ जहा, तब भैंस का राय क्या देगा भैंस के आदमी लोग इसको राय, यही सुनने के लिए सब बैठ जाता है। सांझ बेरा भैंस सब आवोहत तो सब बात सुनाई देला। अब शाम को भैंस आता है तो सब आदमी लोग और लड़का जो था सारी कथा कहानी बता देता है, ऐसे ऐसे राजा ने खबर दिया है। तो भैंस सब राय सलाह कर हथ और कहो, तब भैंस लोग ये बात सुनता है कि अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है कि हमारा एक बेटा का नाम शादी हो जाएगा एक भैंस से, तो यह अच्छा बात है। हाँ हाँ, लड़का का जोड़ी लगाना जरूरी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लड़का का तो जोड़ी लगाना जरूरी है, बेजोड़ा थोड़े ना रहत से जाओ ब्याह कर। अब भैंस लोग बोलता है कि हाँ बिल्कुल, लड़का का तो जोड़ी लगाना जरूरी है, मतलब शादी करना, एक लड़का है तो उसका तो विवाह लड़की के साथ होना तय ही है। सो क्यों नहीं, बिल्कुल शादी होना चाहिए। और इससे अच्छा खुशखबरी क्या होगा कि वो भी लड़का का शादी एक राजा के बेटी राजकुमारी से होगा। अब भैंस सब इजाजत लड़का को दे देता है। आगे देखिए, लड़का के राज दरबार में लानल जा है, फिर राजा ओकर नाम ठिकान पूछो है। अब लड़का जो है वो राज दरबार में चला आता है ना, राज दरबार में चला आता है। लड़का से उसका नाम ठिकान पूछा जाता है तो क्या होता है, वो सब कुछ बताए दे है। फिर राजा अपन बेटी संग होकर बियाह कर देले और घोड़ा हाथी में बारात के सजाए के ढोल ढाक के साथ अपन बेटी और दामाद के विदाई करल। अब लड़का का शादी भी हो जाता है और शादी के साथ घोड़ा हाथी बारात में ढोल ढाक के साथ उस व्यक्ति का यानी लड़का का बेटी और दामाद का विदाई कर लें, मतलब बेटी और दामाद का विदाई हो जाता है। बारात पहुँचल लड़का के गांव, और बारात कहाँ पहुँच जाता है, लड़का के गांव में। तो ओकर बूढ़ी आजी बीमार खाटी में सुतल है, तो उसका जो आजी थी, या आजी मतलब बूढ़ी, बूढ़ी मतलब दादी, है ना, वो कहाँ सोई हुई थी, एक खाटी में सोई हुई थी। लड़का और ओकर जनी हाथी से उतर हाथ और दुयो बूढ़ी गोड़ लागल। अब दोनों पति और पत्नी नीचे उतरती है और गोड़ लगती है, तो बूढ़ी औरत सकपका जाती है, अरे कौन आ गया, हमको इतना दिन से कोई नहीं था, हमरा एक नातियो था, सो तो बाघ उठा के ले गया था, तो हमरा कोई रिलेटिव भी नहीं है, अभी अचानक आज कौन आ गया और हमका पैर छूता है। बूढ़ी खाटी से गते गत उठली और उठ के बैस गली। फिर कहो है, तो के लागा राजा, मतलब एकदम राजा के वेशभूषा में है। और बूढ़ी औरत बोलती है कि तुम कौन हो राजा, और हमें गरीब बूढ़ी काहे गोड़ लागे, और तुम जो भी राजा भी हो तो तुम हमारा पैर क्यों छू रहे हो, हम तो गरीब हैं, हमार जगुन कुछ ना है बाबा। लड़का अपन राजा के अकवार के पकड़े है और कांद कांद के कहे है कि हमें तोर नाती लागियो आजी, तोर नाती। अब देखिए कि वो लड़का है वो एकदम अपना आजी को एकदम गले में अकवार के पकड़ लेता है और रोने लगता है और कहता है, हमें तोर नाती लगियो आजी, हम तुम्हारा नाती हैं, तोर नाती जेकरा बाघ लय के भागल है, हम वही नाती हैं जिसको बाघ एकदम खटिया संगे उठा के भाग गया था। और ये हमार जनी लगो, मतलब ये जो साथ में आई है वो कौन है, हमारी पत्नी है, जनी है। बूढ़ी अपन नाती और नातिन पुतो दुइयों के साथ अक्वायर ले ही, उसके बाद बूढ़ी औरत अपना बच्चा नाती को और अपना नतन पुतो को दोनों के एकदम गले लगा लेती है। फिर तीनों हंसी खुशी रहे लागले हथ। और इस तरह इस लोक कथा का समाप्त हो जाता है, बूढ़ी और ओकर नाती। ये यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।